फ्रांस के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने जाना कि देश का निर्माण कैसे हुआ, आज़ादी की लड़ाई, फ्रांसीसी उपनिवेश, नेपोलियन बोनापार्ट की युद्ध रणनीति, अफ्रीका और एशिया के फ्रेंच उपनिवेश का अंत कैसे हुआ और देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कैसे स्थायी सदस्य बना। लेकिन अब आगे की कहानी थोड़ी अलग है। साम्राज्य खत्म हुआ लेकिन फ्रांस की ताकत नहीं। 1960 के दशक तक फ्रांस अपना विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य लगभग खो चुका था। अफ्रीका और एशिया के देश एक के बाद एक स्वतंत्र हो रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि फ्रांस का दबदबा दुनिया से खत्म हो रहा है, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। देश ने अपना साम्राज्य खोया मगर उसने ऐसी ताकतें विकसित कर ली जिनकी वजह से आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को उसकी बातें सुननी पड़ती है। आखिर ये देश ने किया कैसे? राजा चार्ल्स डी गोल की सबसे बड़ी रणनीति। कहा जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद देश की हालत बहुत खराब थी। ब्रिटेन और अमेरिका जैसी शक्तियों के मुकाबले उसकी ताकत बहुत कम हुई थी। ऐसी कंडीशन में अगर कोई दुश्मन देश उस पर हमला करेगा तो दुश्मन देश के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। लेकिन राजा चार्ल्स का मानना था कि देश को किसी दूसरी महाशक्ति के अंडर में नहीं रहना चाहिए। उनकी सोच देश को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और अपनी स्वतंत्र सैन्य शक्ति बनाने की थी। यही सोच आगे चलकर आधुनिक फ्रांस की विदेश नीति की पहचान बनी। एक बात देश को समझ में आ गई, अगर उसके पास परमाणु ताकत होगी तो दुश्मन देश हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। इसी बात को ध्यान में लेकर 1960 में फ्रांस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अब देश के पास एक ऐसी सैन्य क्षमता थी जिससे वह किसी भी बड़ी शक्ति के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकता था और देश को अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उस समय ज्यादातर देश युद्ध में अमेरिका की सहायता लेते थे। 6 साल बाद मतलब 1966 में देश ने नाटो से दूरी बनाई, लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हुआ। राजा चार्ल्स ने नाटो की इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर से देश को बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी फ्रांस नाटो के सदस्य देशों के साथ संबंध बनाए रखा था और दूसरी तरफ खुद की मजबूत सेना बना रहा था। 2009 में देश फिर से इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर में शामिल हुआ, यानी देश ने अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए रखे और अपनी खुद की सैन्य शक्ति भी मजबूत बनाई। आसान शब्दों में कहा जाए तो नाटो में जितने भी सदस्य देश होते हैं, अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो बाकी सदस्य देश खुद पर हमला समझेंगे। फ्रांस नाटो मेंबर था लेकिन वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, खुद की स्वतंत्र सेना बना रहा था। सेना बनाते समय उसने अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे रखे और नाटो के साथ भी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो मजबूत सेना बनाने में सफल नहीं हुआ तो वापस नाटो में जा सकता है। यूरोप को फ्रांस ने अपनी एक नई ताकत बनाया। शायद ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था। कभी फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों ने समझा कि लगातार युद्ध से यूरोप कमजोर हो रहा है और इसलिए दोनों देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय एकीकरण को आगे बढ़ाया और 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी। बाद में यही प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते यूरोपियन यूनियन तक जा पहुंची। आज फ्रांस यूरोपीय संघ की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्तियों में से एक है। आसान शब्दों में कहा जाए तो दोनों देशों ने आपस का झगड़ा खत्म करके यूरोपियन यूनियन की नींव रखी थी। कहा जाता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी फ्रांस ने अपना प्रभाव अफ्रीका में भी बनाए रखा था। फ्रांसीसी उपनिवेश स्वतंत्र हो गए, फिर भी अफ्रीका में व्यापारिक संबंध, सैन्य सहयोग, राजनीतिक संबंध, भाषा, शिक्षा और आर्थिक रिश्ते जारी रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सालों तक अफ्रीकी इलाका फ्रांस के अधीन था। इसी आधार पर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी ला फ्रैंकोफोन जैसी संस्थाओं के माध्यम से फ्रांस दुनिया भर में सांस्कृतिक और भाषाई संबंध बनाए रखता है। यानी साम्राज्य चला गया लेकिन फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति बनी रही। एक और बड़ी ताकत जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है, जैसे कि अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। इन 15 में से सिर्फ 5 सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का क्या मतलब होता है? जैसे कि जब परिषद में कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मतलब बिल आता है तो उसे पास होने के लिए कुल 15 में से कम 9 सदस्यों के वोट हाँ में होने चाहिए, लेकिन 5 स्थायी सदस्यों में से किसी एक का भी विरोध नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक स्थायी सदस्य प्रस्ताव को ना बोलता है तो बिल पास नहीं होगा, भले ही बाकी 14 सदस्य उसे सपोर्ट करे। इसी को बोलते हैं वेटो पावर, जो कि फ्रांस के पास मौजूद है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों में फ्रांस की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। फ्रांस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले पेरिस आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं देश के कुछ ऐसे शहर भी है जो पेरिस जितने फेमस नहीं, फिर भी इनके बिना फ्रांस का इतिहास शायद बिल्कुल अलग होता। जैसे कि रिम्स, जिसे अक्सर फ्रांसीसी राजाओं का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के रिम्स कैथेड्रल में लगभग 1000 वर्षों तक फ्रांस के राजाओं का राज्याभिषेक होता रहा। दूसरे नंबर पर आता है वर्धन नाम का शहर, जिसे पहले विश्व युद्ध का प्रतीक माना जाता है। फ्रांस के उत्तर पूर्व में बसा एक छोटा सा शहर जो पहले विश्व युद्ध में सबसे लंबी और भयानक लड़ाई वर्धन की लड़ाई के लिए जाना जाता है। जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत 1916 में हुई थी। जर्मनी का उद्देश्य फ्रांस की सेना को खून बहाकर कमजोर करना था, इसलिए उन्होंने वर्धन के किलेबंद एरिया पर भारी हमला किया, लेकिन यहाँ पर फ्रांस ने जीत हासिल की। 10 महीने तक चलने वाले इस युद्ध में जर्मनी और फ्रांस दोनों तरफ लाखों सैनिक मारे गए,
कुछ घायल हुए और कुछ हमेशा के लिए लापता हुए, जिनकी बॉडी भी नहीं मिली। फ्रांस के इतिहास का एक तरह का भयानक युद्ध था। जर्मनी और फ्रांस आज दोनों देशों में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वर्दन के युद्ध को 2016 में 100 साल पूरे होने के बाद फ्रांसीसी और जर्मन नेताओं ने शताब्दी समारोह में एक साथ श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कुछ और शहर जैसे कि ओर्लिन, जिसे जॉन ऑफ आर्क का शहर कहा जाता है, जॉन ऑफ आर्क शहर के एक प्रसिद्ध इंसान का नाम था जिसने ओर्लिन की घेराबंदी तोड़ने में फ्रांसीसी सेना की मदद की थी। मार्सिली नाम का शहर, जो कि फ्रांस के सबसे पुराने शहरों में से एक है, लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनानी लोगों ने यहाँ मसालिया नाम की बस्ती बसाई थी। शहर का लोकेशन भूमध्य सागर के किनारे होने की वजह से यह हजारों सालों से व्यापार और समुद्री संपर्क जारी रहा। दोस्तों, यहाँ पर हमारी फ्रांस की सीरीज पूरी तरह से खत्म हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।